हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। एमपीपीएससी पर पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी सारे आरोप लगते आ रहे हैं और वो आरोप इस बात को लेकर लगते आ रहे हैं कि इंटरव्यू में जो पॉलिटिशियंस होते हैं या ऑफिसर्स जो होते हैं या रसूखोर जो लोग रहते हैं उनके बच्चों को नंबर ज़्यादा दिए जाते हैं और नॉर्मल जो बच्चे जाते हैं उनको कम नंबर दिए जाते हैं। एक आरोप और हमेशा से लगता रहा है कि अनरिजर्व कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके नंबर ज़्यादा रहते हैं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के बच्चों से। ये सारे के सारे आरोप एमपीपीएससी पर पिछले कई वर्षों से लग रहे हैं। पिछले कई वर्षों से मतलब 2017-18 के बाद से ये एलिगेशन हमेशा पे लगते रहे और शायद इस बार एमपीपीएससी ने इस बात को बड़े सीरियसली लिया है। और अभी आप सबको पता है 2023 का इंटरव्यू होना है, एमपीपीएससी 2023 के इंटरव्यू होने हैं और उस इंटरव्यू से पहले एमपीपीएससी ने एक बड़ा अपडेट दिया है। और बड़ा अपडेट क्या दिया है कि जो आपका फॉर्म है, इंफॉर्मेशन फॉर्म आप इसको कहते हैं या जानकारी पत्रक आप इसको कहते हैं, उसमें अब मिडिल नेम और सर नेम को हटा दिया है कि आपका बीच का नाम क्या है और आपका सरनेम क्या है, आप इसको हटा दीजिए। मतलब अब एक कोड के तौर पर जाएगा, जैसे इंटरव्यू जो बोर्ड है उसके पास एक कोड रहेगा कि ये फला व्यक्ति आया है, इसका इंटरव्यू आपको लेना है। उसमें जाति वहाँ पे नहीं रहेगी, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। पहले जो इन्फॉर्मेशन वाला फॉर्म हुआ करता था उसमें 5 पेज होते थे, अब उसको एक पेज में कर दिया है, सिंगल कॉलम सिंगल फॉर्म बना दिया है। उसमें आपकी सारी जानकारी उसी में फिल करनी है। तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, एक इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म है। हालांकि इसको लेकर भी बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, इससे क्या ही होना है, वो तो बैक एंड पे जो काम होना है वो तो हो ही जाता है कि ये मिनिस्टर का बेटा है या अधिकारी का बेटा है, सरनेम वाले कॉलम हटाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। हालांकि जो अनरिजर्व कैटेगरी और एससी एसटी के ऊपर जो आरोप लगते थे, जो एलिगेशन लगते थे, वो आरोप और एलिगेशन अब कम हो जाएंगे कि भैया कोई अनरिजर्व कैटेगरी से था तो नंबर ज़्यादा दे दिए और शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल एरिया से था तो नंबर कम दे दिए। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, ज़रूरी था आपको बताना। और हमारी कोशिश रहती है कि एमपीपीएससी से रिलेटेड जितना भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको बताएं। ये आपको पसंद आती है तो आपके वैल्यूबल फीडबैक की ज़रूरत हमको हमेशा रहती है। हालांकि वो बच्चे ज़रूर फीडबैक देके जाते हैं जो बहुत पसंद करते हैं। अभी इस वीडियो के नीचे भी बहुत सारे बच्चे आएंगे आगे ज्ञान देने के लिए, तो हमको पहले ही पता था ऐसा कहने के लिए, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि जो एमपीपीएससी है, आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो इसकी वेबसाइट पर जाने के बाद आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर व्यक्तिगत विवरण पत्रक है, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन पत्रक आप इसको कहेंगे। साक्षात्कार हेतु आवेदक की संक्षिप्त जानकारी 5 प्रतियों में इसको आपको देना है। अब अगर ये आपको विजिबल नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ और जूम इन करके आप लोग देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है अभ्यर्थी की पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, जो भी फ़ोटो आपने यूज़ की है आप उसको लगा सकते हैं। यहाँ इस साइड लिखा हुआ है साक्षात्कार की तिथि, तिथि माह और वर्ष, जिस भी डेट का आपका इंटरव्यू होगा आप वो डेट यहाँ पे लिख देंगे। और परीक्षा का पद नाम, रोल नंबर, जो भी आपने फॉर्म पेपर दे रहे हैं, एमपीपीएससी सिर्फ सिविल की तैयारी नहीं कर रहा थी, ये काफ़ी सारे पेपर होते हैं, वो और रोल नंबर आपके यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो आपके सामने ये है, कोड क्रमांक कार्यालय के उपयोग का है, कार्यालय इसमें कोड फिल करेगा। नाम बिना मध्य नाम एवं उपनाम के नेम लिखना है आपको, हिंदी में रहेगा अंग्रेजी में। अभी तक आपका मिडिल नेम और सरनेम दोनों आते थे, अब सिर्फ और सिर्फ नेम इसमें लिखना है। अगला लिखा हुआ है निवास स्थान, केवल शहर का नाम, आप कहाँ रहते हो, जहाँ 3 वर्ष से अधिक निवास किया हो वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता है, इसमें देखो वर्ष लिखा है, उपाधि का नाम लिखा है, बोर्ड संस्था का नाम, विषय और प्रतिशत। क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन का फॉर्मेट लगभग समय सेम रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जो सबसे बड़ा बदलाव है वो सरनेम वाले कॉलम में है कि सरनेम और मिडिल नेम को हटा दिया है। जो पार्शियलिटी के आरोप लगते थे उन आरोपों को साइड करने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कोई की हैं जैसे एनसीसी एनएसएस, उनके बारे में विवरण दे दीजिए। विशेष योग्यता है, कार्य अनुभव है, शोध का अनुभव है, विशेष उपलब्धि है, संक्षिप्त में कोई भी स्पेशल एक्टिविटी आपने की है, कुछ है आपके पास या वर्किंग है तो वो सारा आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। सेवारत कार्य अनुभव के बारे में लिखना है, शासकीय अर्धशासकीय निजी क्षेत्र, आप कहाँ पर क्या करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो नहीं लिखते हैं, लेकिन आप अगर प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर रहे हैं तो मेंशन कर दीजिए।
ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि आप एक प्रोडक्टिव हैं, आप एक्टिव हैं और आपका इंटरव्यू उसी फील्ड के आसपास चलता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वर्क एक्सपीरियंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरे इंटरव्यू की कहानी को बदल देता है। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं लिखूंगा तो भाई मुझसे सवाल क्या पूछेंगे, मेरे बारे में पूछेंगे, मेरे सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे, एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे पढ़ाते हैं, एक आध दो सवाल पूछ सकते हैं, कोई पॉलिटिकल थ्योरी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इंटरव्यू की दिशा और दशा इसी पे फिर डिपेंड करने लगेगी। और एक चीज़ ये भी समझ में आती है कि आप वर्किंग हैं, मतलब आप प्रोडक्टिव हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ काफ़ी लंबे समय से अपना समय खराब कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पे समझ में आती है। ये आपका सेवा का अनुभव आपको लिख लेना है, फिर आपकी हॉबीज़ लिख देनी है, चयन में सहायक जानकारी और शासकीय सेवा में नियोजित होने का उद्देश्य केवल 50 शब्दों में, हस्ताक्षर बोर्ड अध्यक्ष के और अभी तक के हस्ताक्षर। तो ये आपका अब एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन है। पहले थोड़ा डिफरेंट मैनर में हुआ करता था, जिन्होंने इससे पहले इंटरव्यू दिया होगा अब उस बात को समझते हैं। अब थोड़ा आसान कर दिया है। तो देखते हैं इसके बाद क्या परिणाम आते हैं इंटरव्यू में, क्या वैसी ही परंपरा फिर से फॉलो की जाती है। आरोप तो बहुत लगते हैं, एमपीपीएससी पर सुधार करने के प्रयासरत भी है, कितना सुधरते हैं वो देखा जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इनको शेयर कीजिए, अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस डे, गुड डे।